आज हम ग्लोमेरुलर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बार इसमें एक वर्ड आया है डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज। तो जो डायबिटीज मिलेटस होता है या फिर जो डायबिटीज होता है उसके वजह से जो नेफ्रॉन्स पे या फिर हम कह सकते हैं जो किडनी पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज नेफ्रोपैथी। डायबिटीज जो एक डिजीज है उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अगर किडनी में कोई इफेक्ट पड़ता है तो हम उस कंडीशन को कहेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है? तो ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मिलिटस का। इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मिलिटस। इट डेवलप अर्ली एंड फ्रीक्वेंटली इन टाइप 1 डायबिटीज देन इन टाइप 2 डायबिटीज। तो जैसे कि हमें पता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस है और टाइप 2 है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस है। तो जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है वो मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज। अगर क्लिनिकली हम देखेंगे डायबिटीज नेफ्रोपैथी में तो हमें क्या देखने मिलेगा? तो हमें देखने मिलेगा प्रोटीन यूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर और उसके साथ हाइपरटेंशन। तो जैसे कि हमने देखा अभी कि ये एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, वो एक ग्लोमेरुलर डिजीज है। तो ग्लोमेरुलर डिजीज में हमने इससे पहले भी पढ़ा लेक्चर में कि ग्लोमेरुलर डिजीज में अगर मतलब ग्लोमेरुलस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो किडनी में फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा और फिल्ट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्या होता है, प्रोटीन्स जो है वो इजीली पास हो जाता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से और वो यूरिन में हमें दिखने मिलता है। तो इसके लिए हमें प्रोटीन दिखने लगेगा यूरिन में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि काफी हाई अमाउंट में प्रोटीन दिखेगा यूरिन के अंदर। उसके साथ साथ हमें रीनल फेलियर देखने मिलेगा, यानी कि जो रीनल अपना फंक्शन है वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन भी हमें देखने को मिलेगा। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट में क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो हमें प्रोटीन यूरिया देखने मिलेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने मिलेगा, एक्यूट रीनल फेलियर देखने मिलेगा और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। अभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो होता है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ज्यादा कॉमन होता है इन पेशेंट विद सीकेडी और डीएम। अगर पेशेंट को डायबिटीज हुआ है और डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे सीकेडी डेवलप हुआ है, यानी कि डायबिटीज नेफ्रोपैथी डेवलप हुआ है, तो उस पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक पर्सन। यानी कि अगर पेशेंट को डायबिटीज है उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ है तो उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं और डेथ रेट भी होता है जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो डेथ होता है वो भी काफी ज्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट में। तो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर जो डेथ रेट होता है वो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रीनल कॉज, यानी कि यूरेमिया। तो यूरेमिया से भी मरते हैं लोग लेकिन कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से ज्यादातर पेशेंट का डेथ होता है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है? तो डायबिटीज जो डिजीज है उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो किडनी पे इफेक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज में देखने मिलता है एज कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज। क्लिनिकली अगर हम देखेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी में तो प्रोटीन यूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। जो पेशेंट को डायबिटीज हुआ है उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन में क्रॉनिक किडनी डिजीज है उनके में
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से डायबिटिक के पेशेंट की डेथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूरेमिया यानी कि किडनी डिजीज की वजह से। तो ये डायबिटीज नेफ्रोपैथी है, एक टाइप का ग्लोमेरुलर डिजीज है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अगर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें 4 चीज देखने मिलता है। सबसे पहला डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, दूसरा वेस्क्यूलर लीजन, तीसरा डायबिटीज पाइलोनेफ्राइटिस और चौथा ट्यूब्यूलर लीजन। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर हम देखेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी का तो 4 फैक्टर पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला है डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, दूसरा वेस्क्यूलर लीजन, तीसरा डायबिटीज पाइलोनेफ्राइटिस और चौथा ट्यूबुलर लीजन। तो ये सब चीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं, इंटरस्टिशियम किसे कहते हैं, ट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं। तो जैसे कि एक नेफ्रॉन का आगे का पार्ट है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, तो ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। ये जो बीच का पार्ट है इसे हम कहेंगे बाउमेन्स कैप्सूल। इसके बाद जो पार्ट आता है इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स होते हैं बाउमेन्स कैप्सूल में, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्लोमेरुलस में टोटल 3 लेयर होते हैं। फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियम जो बाहर की तरफ होता है, बीच में होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पोडोसाइट्स। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला ये है एफरेंट आर्टीरियोल्स। इसे कहेंगे इफरेंट आर्टीरियोल्स। जो इनर जो ये सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसे कहते हैं पोडोसाइट्स। बाहर की तरफ बाउमेन्स लेयर पे होते हैं पैराइटल सेल्स। इसके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहेंगे मैसेंजियल सेल्स। और ये जो बाहर के साइड पे प्रेजेंट होते हैं ये भी मैसेंजियल सेल्स होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो इसे भी हम कहेंगे मैसेंजियल सेल्स। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड है वो आता है, इफरेंट आर्टीरियोल से वापस चले जाता है। जो 3 लेयर्स होते हैं यहाँ पे, सबसे पहला फेनिस्ट्रेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दूसरा अंदर का लेयर होता है जिससे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा कुछ ये सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पोडोसाइट्स। तो ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। इसके साथ साथ जो बाउमेन्स कैप्सूल के इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं पैराइटल सेल्स, और आगे की तरफ कंटिन्यू ये सब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो कभी भी ये जो एरिया है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, या फिर हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन का जो लेयर होता है, उसमें किसी तरह का पैथोलॉजी होने की वजह से अगर इन्फ्लामेशन होता है या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पैथोलॉजी रिलेटेड टू ग्लोमेरुलर डिजीज, और उसमें ही एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज नेफ्रोपैथी। तो ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान में होना काफी ज्यादा जरूरी है।
तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर में सबसे पहला डायबिटीज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम से ही पता चलता है डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। डायबिटिक यानी कि डायबिटीज, ग्लोमेरुलो यानी कि ग्लोमेरुलस, और स्क्लेरोसिस यानी कि स्कैरिंग। तो डायबिटीज की वजह से ग्लोमेरुलस में अगर स्कैरिंग होने लगता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। क्या कहेंगे? डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो डायबिटीज जो डिजीज है उसकी वजह से अगर ग्लोमेरुलस में किसी भी तरह का स्कैरिंग होता है टिश्यूज का, तो उसे हम कहेंगे डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो ये कैसे देखने मिलता है? तो जैसे कि हमें पता है कि डायबिटीज में जो शुगर का लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो हाई होने की वजह से क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ब्लड की। तो हमें हाइपरग्लाइसेमिया सबसे पहले देखने मिलता है, यानी कि ब्लड में जो है वो शुगर का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो एफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड आते हैं ग्लोमेरुलस में, उसके वजह से ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और हम उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन देखने मिलता है। ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन की वजह से रीनल परफ्यूजन जो होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। क्या होता है? रीनल परफ्यूजन जो होता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। इसकी वजह से जो प्रोटीन्स है बॉडी में, वो क्या होते हैं, डिपोजिशन चालू हो जाता है मेसेंजियम में। यानी कि मेसेंजियल जो सेल्स होते हैं वहां पे जाके प्रोटीन्स का डिपोजिशन होने लगता है और उसकी वजह से स्कैरिंग होने लगता है ग्लोमेरुलस का, और उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो डायबिटीज डिजीज में हाइपरग्लाइसेमिया होने की वजह से इफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड आता है उसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, उसके वजह से ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होता है। ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होने की वजह से रीनल परफ्यूजन बढ़ जाता है और उसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं प्रेशर की वजह से मैसेंजियल सेल्स में। मैसेंजियल सेल्स में डिपॉजिट होने की वजह से हमें एक कंडीशन देखने मिलता है ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो इसे हम कहेंगे डायबिटीज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर में सबसे पहला है डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ करना नहीं है। अगर हम ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखते हैं, तो ये आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं होगा। डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है जो वो आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं होगा। जो डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है वो दो फॉर्म के होते हैं। सबसे पहला डिफ्यूज फॉर्म और दूसरा नोडुलर फॉर्म। सबसे पहला होता है डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और दूसरा होता है नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में हमें क्या क्या देखने मिलेगा? सबसे पहला ये कॉमन टाइप है डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में। इसमें हमें देखने मिलेगा थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसका थिकनिंग हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, इंक्रीज इन द मेसेंजियल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है, मैसेंजियल मैट्रिक्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब का अमाउंट बढ़ जाएगा। तीसरा चीज, एक्सुडेटिव लीजन हमें देखने मिलेगा जिसे हम कहते हैं कैप्सुलर ड्रॉप और फाइब्रिन कैप। तो कैप्सुलर ड्रॉप क्या होता है? तो ये होता है ईसिनोफिलिक डिपोजिशन होता है। ईसिनोफिलिक डिपोजिशन होता है कहां पे? तो पैराइटल सेल्स में। कहां पे होता है? तो पैराइटल सेल्स ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल में। तो जो बाउमेन्स कैप्सूल है यहाँ पे कुछ फ्लूइड जमा होने लगते हैं जिसे हम कहते हैं कैप्सुलर ड्रॉप, जिसके अंदर ईसिनोफिलिक डिपोजिशन होता है पैराइटल सेल्स के अंदर बाउमेन्स कैप्सूल में। और दूसरा चीज हमें देखने मिलता है जिसे हम कहेंगे फाइब्रिन कैप। इसमें ईसिनोफिलिक डिपोजिशन होता है, ईसिनोफिलिक का डिपोजिशन होने लगता है। कहां पे? तो लोब्यूल्स में। कहां पे? लोब्यूल्स में। तो कुछ ये लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ यहाँ पे जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ जो है कुछ
फाइब्रिन कैप डिपॉजिट होते हैं, यानी कि ईसिनोफिलिक कैप्सूल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ईसिनोफिलिक डिपॉजिशंस होते हैं। कहाँ पे? तो ये लोब्यूल्स में प्रेजेंट होने लगते हैं। तो डिफ्यूज्ड डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हमें क्या देखने मिलेगा? तो सबसे पहला जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाता है। दूसरा मैसेंजर मैट्रिक्स है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, और एक्सुडेटिव लीजन देखने मिलेगा, यानी कि फ्लूइड फिल्ड लीजन देखने मिलेंगे। उसमें सबसे पहला है कैप्सुलर ड्रॉप और दूसरा है फाइब्रिन कैप। कैप्सुलर ड्रॉप में क्या देखने मिलेगा? तो ईसिनोफिलिक डिपोजिशन जो है वो देखने मिलेगा हमें पलाइटल सेल्स में बाउमेंस कैप्सूल के। तो बाउमेंस कैप्सूल के आउटर लेयर पे कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पलाइटल सेल, उसके अंदर ईसिनोफिलिक डिपोजिशंस देखने मिलेंगे। और दूसरा है फाइब्रिन कैप। फाइब्रिन कैप में क्या है? तो जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ईसिनोफिलिक डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कंडीशंस हमें डिफ्यूज्ड डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, नोड्यूलर डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो ये लेस कॉमन है, कम देखने मिलेगा एज कंपेयर टू डिफ्यूज। इसका जो दूसरा नाम है इसे हम कहते हैं कीमल-स्टिल्स विल्सन, कीमल-स्टिल्स विल्सन सिंड्रोम, ऐसा करके इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट में, यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट में क्या होते हैं? नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होने लगते हैं। नोड्यूल्स प्रेजेंट होने लगते हैं, एक या एक से ज्यादा नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स जो होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं, और इसकी वजह से कभी कभार ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में थिकनिंग देखने को मिल सकता है। तो कुछ लोब्यूल्स में यहाँ पे कुछ इस तरीके से नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं डायबिटिक नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें नोड्यूल्स जो फॉर्मेशन होते हैं वो लोब्स के अंदर फॉर्म होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोमेरुलर आर्टरी पे प्रेशर आता है। जब भी यहाँ पे नोड अगर बड़े होते जाएंगे तो ये जो इसके आर्टरीज और वेन्स के जो वेसल्स है उसके ऊपर क्या होगा? कॉम्प्रेशन स्टार्ट होने लगेगा। कॉम्प्रेशन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा? रीनल में जो ब्लड सप्लाई आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, यानी कि रीनल इस्चेमिया देखने मिलेगा। उसकी वजह से ट्यूब्यूलर एट्रोफी देखने मिलेगा, और किडनी का जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, यानी कि किडनी का साइज है वो अपने आप छोटा होते जाएगा। तो नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में हमें क्या देखने मिलेगा? तो इसके अंदर हमें देखने मिलेगा कि जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं। नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने की वजह से अगर वो नोड्यूल बड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर आर्टरीज है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमें रीनल इस्चेमिया देखने मिलेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई काफी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। उसकी वजह से ट्यूब्यूलर एट्रोफी देखने मिलेगा, और उसकी वजह से जो साइज होगा किडनी का वो क्या होगा? कॉम्प्रेस या कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, और किडनी का साइज छोटा दिखेगा। तो ये चीज है डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो अगर स्कैरिंग होता है ग्लोमेरुलस का ड्यू टू डायबिटीज तो उसे हम कहेंगे डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसमें दो फॉर्म्स आते हैं, एक डिफ्यूज और एक नोड्यूलर। मोस्टली स्टार्टिंग स्टेज में अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल किया गया और हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया गया तो ये डिजीज आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो दूसरा फॉर्म या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो है वेस्क्यूलर लीजन। वो क्या है? वेस्क्यूलर लीजन। तो वेस्क्यूलर लीजन से ही पता चलता है कि वेस्क्यूलर यानी कि ब्लड वेसल्स। क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल में किसी तरह का लीजन होना, तो उसका डायबिटीज की वजह से अगर ब्लड वेसल्स में किसी तरह का लीजन होता है तो उसका इंक्लूजन किया जाएगा वेस्क्यूलर लीजन में। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है हाइलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, हाइलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। तो जैसे कि हमें पता है कि जो आर्टीरियोल्स होते हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, उसमें 3 लेयर होता है। उसमें 3 लेयर होता है, एक तो इंटरना, एक तो मीडिया, एक तो एक्सटर्ना।
उसमें 3 लेयर्स होते हैं। एक तो इंटरना अंदर की तरफ जो होता है, एक तो बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं मीडिया, और जो बाहर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्ना। तो इसमें क्या होता है, हाइलाइन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, तो जो मिडल पार्ट होता है, जो मीडिया होता है, उसके अंदर में क्या होता है, हाइलाइन डिपोजिशन होने लगता है। क्या होता है यहाँ पे, हाइलाइन का डिपोजिशन होने लगता है। जो रीनल आर्टरीज वगैरह आते हैं उसके जो मिडल पार्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से जो साइज होता है या फिर जो पोर होता है ब्लड वेसल्स का वो रिड्यूस होते जाता है और आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसे हम कहते हैं रीनल इस्चेमिया। और रीनल इस्चेमिया के वजह से हमें क्या देखने मिलेगा, ट्यूब्यूलर एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हमें देखने को मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे वेस्क्यूलर लीजन। तो वेस्क्यूलर लीजन में क्या होगा, तो ड्यू टू डायबिटीज जो आर्टरीज होते हैं या जो ब्लड वेसल होते हैं उसके जो मिडल पार्ट होते हैं उसमें, जिसे हम मीडिया कहते हैं, उसके अंदर हाइलाइन का डिपोजिशन होने लगता है। हाइलाइन का डिपोजिशन होने की वजह से उसके पोर साइज कम होने लगते हैं और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से हमें रेनल इस्चेमिया देखने मिलता है। और रेनल इस्चेमिया होने की वजह से हमें ट्यूबुलर एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर वो है डायबिटीज पाइलोनेफ्राइटिस। तो डायबिटीज पाइलोनेफ्राइटिस से पता चलता है कि डायबिटीज की वजह से अगर कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है नेफ्रॉन्स में या किडनीज में तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया गया हो, पुअर कंट्रोल होगा डायबिटीज का, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इंफेक्शन होने लगते हैं किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में। उस कंडीशन को हम कहेंगे डायबिटीज पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें मोस्ट कॉमनली पेपिलरी नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। पेपिलरी नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये किडनी है, तो किडनी में कुछ फनल जैसे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो बेस जो होता है, जहां पे सब डक्ट्स आके मिलते हैं, सब डक्ट्स आके मिलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को फ्लो करते हैं माइनर कैलिक्स में और फिर मेजर कैलिक्स में जाता है और यहां से यूरेटर के थ्रू बाहर की तरफ जाता है। तो ये जो कोन के नीचे प्रेजेंट होता है, ये एरिया को हम लोग कहते हैं पेपिले। इस एरिया को कहते हैं पेपिले। और वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जाने की वजह से वहां पे हम लोग को पेपिलरी नेक्रोसिस देखने मिलता है, जिसकी वजह से जो पेपिले है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं और उसका इंक्लूजन किया जाता है डायबिटीज पाइलोनेफ्राइटिस में। अगर रिकरेंटली होता है पाइलोनेफ्राइटिस, अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया हो और रिकरेंट पाइलोनेफ्राइटिस होता है तो हम उसे कहते हैं क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। और ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन चीज है। अगर कोई भी डायबिटिक का पेशेंट है, अगर उसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तो उससे हम किडनी में बैक्टीरियल इंफेक्शन रिकरेंट होने के चांसेस होते हैं। चौथा है ट्यूब्यूलर लीजन। तो ट्यूब्यूलर लीजन से हमें पता चलता है कि ट्यूब्यूलर यानी कि ट्यूब्यूल्स, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट, या फिर हम कह सकते हैं लूप ऑफ हेनली, ये सब जो होता है इसे हम कहेंगे ट्यूब्यूलर। तो ट्यूब्यूलर लीजन भी हमें देखने मिलता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। कभी भी अगर डायबिटीज में अनट्रीटेड डायबिटीज हो या डायबिटीज ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया हो तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोजेन का डिपोजिशन होने लगेगा एपिथीलियम में। कहां पे, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स में, और हमें ट्यूब्यूलर लीजन देखने को मिलेगा। तो ये 4 तरह के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो हमें देखने मिलते हैं डायबिटीज नेफ्रोपैथी में। सबसे पहला है डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, दूसरा है वेस्क्यूलर लीजन, तीसरा है डायबिटिक पाइलोनेफ्राइटिस और चौथा है ट्यूब्यूलर लीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटिक नेफ्रोपैथी,
जो कि कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। तो इसमें हमने अभी देखा कि ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का, जो कि ग्लोमेरुलर डिजीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें क्लिनिकली हमें प्रोटीन यूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन देखने मिलता है। मोस्टली कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज के साथ साथ किडनी डिजीज होगा तो उससे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उस पेशेंट में कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने से डेथ होने की चांसेस भी काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अगर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हम देखेंगे तो हमें 4 चीज देखने मिलता है। एक तो डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, यानी कि डायबिटीज की वजह से अगर ग्लोमेरुलस में स्कैरिंग होगा तो उसे हम कहेंगे डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। उसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक तो डिफ्यूज, एक नोड्यूलर। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वेस्कुलर रीजन। डायबिटीज की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके जो मीडिया पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, वहां पे हाईलाइट डिपोजिशन होने लगते हैं, जिसकी वजह से रेनल इस्चेमिया और ट्यूबुलर एट्रोफी हमें देखने को मिलता है। थर्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर है डायबिटिक पायलोनेफ्राइटिस। डायबिटीज की वजह से अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगा तो उसकी वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने मिलेगा किडनी में, जिसे हम कहेंगे डायबिटिक पायलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर हमें पेपिलरी नेक्रोसिस काफी ज्यादा अमाउंट में देखने मिलता है। चौथा है मॉर्फोलॉजिकल फीचर ट्यूबुलर लीजन। डायबिटीज की वजह से जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे ग्लाइकोजन डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन अगर डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए तो ये वापस ग्लाइकोजन डिपॉजिट हट जाते हैं और एपिथेलियम अपना काम ठीक से करने लगता है। तो ये चीज हमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है।